तो सबसे पहले तो भाई जो आजकल हम सुन रहे हैं कि टेस्ला इंडिया में आ गई है और बढ़िया उसका न्यूज़ में फैल रही है, तो थोड़ा बताओ आप कि आपको क्या लगता है कि कैसा परफॉर्म करेगी टेस्ला, क्या होगा आने वाला फ्यूचर से पहले हम आज प्रेजेंट की बात कर लेते हैं। तो देखो, प्लान तो भारत की सरकार का ये था कि यहाँ पर गाड़ी आ रही है तो यहाँ पर वो मैन्युफैक्चर हो। हमारा ये कि मैन्युफैक्चरिंग होगी, जॉब मिलेंगी लोगों को, है ना। सही बात। यहाँ से फिर एक्सपोर्ट होगी तो बाहर का पैसा अंदर आएगा और टैक्स जाएगा। करेक्ट। तो सभी का फ़ायदा था इसमें। लेकिन अभी टेस्ला डर रही है इंडिया में आने से, सभी ब्रांड डरते हैं, उसके बारे में थोड़ी देर बाद में बताऊंगा मैं आपको। लेकिन अब जो, क्योंकि वो इम्पोर्ट हो रही है गाड़ी, तो क्या है उसमें वो जो हमारे यहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है 100% के आसपास, वो लग रही है। तो गाड़ी पहुँच गई 60 लाख के आसपास। तो एक्चुअल कॉस्ट 30 की है। हाँ, 30 के अराउंड है। हाँ। अब क्या है कि 60 लाख की पहुँच गई है गाड़ी। और वही होता है ना कि जो यहाँ देश में बैठे हुए लोग हैं, या मर्सिडीज तक भी यहाँ पर असेंबल कर रही है, और बहुत सारे ब्रांड तो मैन्युफैक्चरिंग पूरी करते हैं यहाँ पर, ठीक है। मर्सिडीज भी और कई ब्रांड्स जैसे BMW ने यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दी है। तो उनके पास क्या है, उनके पास ना कॉस्ट की वो है, प्रिविलेज है, मतलब वो अच्छी गाड़ियाँ सस्ते में बेच सकते हैं। करेक्ट। टेस्ला का बेशक हाइप है, लेकिन उसकी क्वालिटी किसी भी जर्मन कार जैसी नहीं है। ये गलत सोच है कि जर्मन जितनी उनकी क्वालिटी कंट्रोल उतना अच्छा होगा। जर्मन कार ब्रांड 100 साल से गाड़ियाँ बना। तो आप ही कह रहे हो जैसे 60 लाख की मिल रही है वो अभी इंडिया में, तो इतने वर्थ इट नहीं है वो? नहीं, इतने वर्थ इट नहीं है। अभी टाटा की हैरियर लॉन्च हुई है। हाँ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा टाटा के हैरियर के अंदर वो जो इनका ऑटोनोमस ड्राइविंग वाला फीचर है टेस्ला का, उतनी अच्छी है वो। हाँ। नहीं है, लेकिन उनके पास अपनी यूएसपीज़ हैं। खासकर जो वो लैंड रोवर वाली जो यूएसपीज़ हैं, टाटा लैंड रोवर को ओन करती है, तो वो वाली यूएसपी उसके अंदर मैंने देखी है। उसमें आपको अलग अलग टेरेन मोड्स मिलते हैं। गाड़ी की जो रेंज है वो भी रियल लाइफ की बता रहा हूँ, 400 के ऊपर चल जाती है वो गाड़ी 1 चार्ज में। तो और मैंने चलाई तो उसकी पावर भी, वो गाड़ी 6 समथिंग सेकंड में 0 से 100 पहुँच सकती है। तो फिर टेस्ला में मेरे को ऐसा नहीं हो सकता है, जो ये वाली जो टेस्ला इंडिया में आई है वो डेफिनेटली उससे थोड़ी सी फास्ट है, लेकिन जिस प्राइस पॉइंट पर आई है, अगर उसी की बात करूँ, ये तो मैं 30 लाख की बता रहा हूँ, अगर ये 30 लाख में आती ना ये गाड़ी, तो भी इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं इसके फ़िलहाल के अंदर, जो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं उसको कड़ी टक्कर देती है कई मामलों में। और अगर आप डिज़ाइन की बात भी करोगे तो चाहे फिर वो XCV9 महिंद्रा की ले लो, BE6 ले लो, या टाटा की जो हैरियर EV आ रही है ये ले लो, इनके डिज़ाइन पर्सनली मुझे टेस्ला की जो नई गाड़ी आई है उससे ज़्यादा बेटर लग रहे हैं। टेस्ला की क्या फ़िलॉसफी रही है, वो ना एप्पल बनना चाहते हैं मोबाइल कार्स का, और कार्स में इमोशंस होते हैं आदमी के। फ़ोन मेरा खो जाए, गिर जाए, मेरे को उतना दुख नहीं होगा, मेरी गाड़ी चली जाए, तो बात पैसे की नहीं है। मेरे पास एक ऐसी गाड़ी भी है जो मेरे फ़ोन से सस्ती है, सेकंड हैंड कार है, तो वो बात नहीं है, लेकिन इमोशंस की बात होती है गाड़ी को लेके। और वो गाड़ी ना एक ऐसे लगती है टेस्ला, मतलब अगर आप लुक्स के मामले में बात करोगे तो वो एक कार वाला फील नहीं देती है। वो जो हम देखते आए ना हमेशा से, कार्व्स होते हैं गाड़ी के अंदर, डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया जाता है। और अगर इंटीरियर्स की बात करूँ मैं, इंटीरियर्स में अर्गोनॉमिकल मेरे हिसाब से डिज़ास्टर है वो गाड़ी। उसमें बीच में एक स्क्रीन दे रखी है गाड़ी के, और हर चीज़ आपको, चाहे मिरर का तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन कई गाड़ियाँ ऐसी भी जिसमें मिरर भी आपको उसमें से ही स्क्रीन से करने पड़ते हैं, है ना। AC के वेंट भी उसी से कंट्रोल करो। तो आप सोचो, उन्होंने ना एक ऑटोनोमस फीचर दिया हुआ है। अब उन्होंने ऑटोनोमस फीचर दे दिया ना, अब आप इसमें दिमाग लगाते रहो, गाड़ी मत चलाओ, क्योंकि वो चला लेगी अपने आप गाड़ी। मतलब लॉजिक ये दे दिया है। मैं तो एक बात बोल रहा हूँ इस तरीके की। तो उन्होंने जो मॉडल लॉन्च किया, एक ही मॉडल लॉन्च किया अभी फिलहाल, एक ही है। अच्छा, क्या नाम है उसका? वो मॉडल Y है। अच्छा। तो भाई जैसे अभी हम टेस्ला देख रहे हैं, चाइनीज़ कार्स की भी बहुत बड़ी मार्केट है, जो कि कहते हैं कि इंडिया में, वैसे तो इंडिया आने नहीं देता सबको, लेकिन BYD जैसे इंडिया में आ चुका है, MG आ चुका है। तो चाइनीज़ कार्स को अगर कंपेयर किया जाए इंडियन कार्स से, तो क्या चाइनीज़ कार ज़्यादा बेटर है क्वालिटी वाइज? क्योंकि चाइनीज़ माल को एक टाइम पे वो भी समझा जाता था ना कि यार काम चला हुई है। इसमें भी सीन ये है कि चाइना में भी ना बहुत सारे ब्रांड्स हैं। अगर चाइना के टोटल ब्रांड्स में बात करूँ ऑटोमोटिव, तो 100 से ज़्यादा हैं। सिर्फ कार्स, बाइक्स, ट्रक्स, बसेस सबको मिला लो तो 100 से, और 100 से ज़्यादा ब्रांड्स किसी देश में नहीं है। तो उसमें भी ये है कि किसी की क्वालिटी बहुत अच्छी है, किसी की कम अच्छी है, कोई रिप ऑफ ही बना रहा है आज तक भी। तो जैसे मैं अगर BYD की बात करूँ तो उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। और भी कई ब्रांड्स हैं जो इंडिया में नहीं आते, उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। जो MG है वो कहीं ना कहीं बीच में लाया करता है। उनको क्या है, अपनी गाड़ियों को, MG वालों को थोड़ा मासिस को बेचना है, वो है। तो ये नहीं कह सकते हम कि टाटा की जो गाड़ियां हैं उनकी क्वालिटी, या फिर महिंद्रा की गाड़ियां उनकी क्वालिटी उनसे कम है। इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ये हो सकता है कि जिस प्राइस पॉइंट पे वो बेच रहे हैं, मेरे ख्याल में उस प्राइस पे वो जस्टिफाई करती हैं दोनों ही ब्रांड्स। टाटा महिंद्रा, हमारे तो 2 ही ब्रांड्स हैं, दोनों ही जस्टिफाई कर रहे हैं, XCV9 हो या फिर ये हैरियर EV वगैरह हो, उस मामले में तो है।
लेकिन अगर मैं BYD की बात करूँ तो BYD एक ऐसी गाड़ी है जो मुझे क्या फील होता है कि जो सी लायन 7 मैंने चलाई थी उसकी जो लेदर की क्वालिटी है या फिर बाकी बटन्स की क्वालिटी है, मेटल फिनिश दे रखी है ना। AC की जो मुझे फील आई, क्या होता है ना डायरेक्ट थ्रो मारता है उसका AC ऐसा डिफ्यूज सा है, तो वो ऐसा लगता है कि आप 50 लाख की गाड़ी में भी नहीं बैठो, ऐसा लगता है आप 1.25 करोड़ की गाड़ी में बैठो कम से कम। अच्छा, मैंने M340i या फिर बाकी मर्सिडीज या इसके बीच में अगर कंपेयर करके देखूं तो मेरे को बहुत ऐसा लगा नहीं कि मैं कोई एक चाइना की गाड़ी में बैठा हूँ, ऐसा लगता है कि जर्मन कार में बैठे हो आप। अच्छा, तो हाँ, क्वालिटी में डेफिनेटली वो अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो बस वो वाली बात है कि वो किस मार्केट को केटर कर रहे हैं, किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, उस हिसाब से उनकी क्वालिटी है। वैसे अभी करंटली कहाँ स्टैंड कर रहा है BYD इंडिया में, कैसी उसकी सेल्स चल रही है? देखो, इंडिया में BYD को चाहते थे वो प्लांट लगाना इंडिया के अंदर, लेकिन सरकार ऐसे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने नहीं देती है इंडिया की, क्योंकि ऑब्वियसली इतना तगड़ा, और ये इंडिया की ही नहीं, US में भी आप डायरेक्टली ये जो चाइनीज़ ब्रांड्स है वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये होता है ना कि इनका तरीका अलग है, इनकी सरकार इनको सपोर्ट करती है। एक ये क्या है, 2 मिनट में मार्केट ख़राब कर सकते हैं। अब ये अभी तो फिलहाल ग्लोबल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, चाइना के हिसाब से बना रहे हैं, इनको इंडिया के हिसाब से बनाने में बहुत देर नहीं लगेगी, जो इनकी R&D है ना जिस तरीके की। करेक्ट। अभी मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, BYD सिर्फ 20-25 साल BYD ने बैटरीज बनाना स्टार्ट करा था पहले, ये कार्स नहीं बनाते थे अर्ली 2000s में। 2005-6 के बाद इन्होंने गाड़ी बनाना स्टार्ट करा, फिर कुछ क्या नाम है लोगों ने, अमेरिकन्स ने भी, बिजनेसमैन ने कुछ इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी करी थी, ठीक है। उन्होंने देखा कि भैया ये कर रहे हैं, इनका जो पेस रहा है ना R&D का, वो इतना तगड़ा रहा है कि इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आज अगर इनको मार्केट में एक्सेस मिल जाता है इंडिया की मार्केट में, या और 6 महीने के अंदर तुम्हारी इंडिया स्पेसिफिक गाड़ी ला खड़ी कर देंगे यहाँ पर, जो कई ब्रांड को 2-3 साल लग जाते हैं, 4 साल लग जाते हैं। हाँ। इनकी वो बहुत ज़्यादा तेज़ है R&D, इसीलिए इंडिया के अंदर ना, या फिर किसी भी जो थोड़ा सा डर रहा है देश, या जिसकी खुद की मार्केट अच्छी है मैन्युफैक्चरिंग की, वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने नहीं दे रहा है चाइना को फिलहाल में। उससे क्या हो रहा है, बहुत लिमिटेड फुटप्रिंट है BYD का इंडिया के अंदर। भाई, अगर आप एक कंपैरिजन बता सकते हो BYD और टेस्ला में, कौन सी ज़्यादा बेटर है? पर्सनली मेरे को टेस्ला जो इंडिया में आई है और जो BYD मैंने चलाई है सी लायन 7, वो सेम ही कैटेगरी की गाड़ियाँ हैं। अच्छा। लेकिन BYD सी लायन 7 मुझे उससे काफ़ी बेटर लगती है। किस वे में? हर वे में अच्छी लगती है मेरे को तो, क्योंकि स्पीड भी ज़्यादा है, पावर भी ज़्यादा, 544 हॉर्स पावर बनाती है। 55 लाख में मिल जाती है ये गाड़ी सी लायन 7, ठीक है। 544 के आसपास, सॉरी अगर मेरा नंबर इधर उधर होगा, इतनी 500 के तो ऊपर ही हॉर्स पावर है इसमें, ठीक है, उससे ज़्यादा है यानी कि टेस्ला से काफ़ी। और लुक्स के मामले में मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जब मैं इसको चला रहा था, ठीक है, जहाँ मैं चला रहा था अच्छी गाड़ी सोसाइटी है, और वहाँ पर भी बंदे इसको मुड़ मुड़ के देख रहे थे कौन सी गाड़ी है, काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि इसकी जो प्रेजेंस है ना, इसको कूपे SUV वाला डिज़ाइन दिया है। और कूपे SUV जो पोर्शा लेकर आई थी, ऑब्वियसली सस्ती तो है नहीं, 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ 1.5 करोड़ से कम भी स्टार्ट हो रही होंगी उनकी मकान भी, अगर मैं बोलूँ तो उसका जो डिज़ाइन है ना, कहीं ना कहीं ऐसा रिजेंबल करता है कि ये स्पोर्ट कूपे SUV है, और स्पोर्ट कूपे SUV कोई भी ब्रांड ज़्यादा कम पैसों में भी दे नहीं दे रहा है इंडिया के अंदर। बट मेरे ख्याल से उन्होंने वो चीज़ बेकार करी, स्टेयरिंग के पीछे जो छोटी सी स्क्रीन दे रखी है उन्होंने। सी लायन में नहीं है ऐसा, वो बड़ी है, थोड़ी बड़ी है। अच्छा। वो कोई और गाड़ी होगी, मेरे को पता नहीं, ऑटो वगैरह होगी, मैंने ध्यान से देखा नहीं उनको। हाँ, वो और होगी। लेकिन टेस्ला ने बेकार चीज़ क्या करी, उन्होंने एक टैबलेट दे दिया बीच में, हर चीज़ उसमें से एक्सेस करो, हर पूरा का पूरा वाइट इंटीरियर दे रखा है, मतलब एक जो ह्यूमन फील होती है, ह्यूमन टच होता है ना, लेदर है ना, वुड है ना, मेटल के कुछ वो करा है। तो उन्होंने बोला है कि हम बहुत सिंपलिस्टिक रख के आपको गाड़ी दे रहे हैं, लेकिन फिर अगर आप कोई अगर PR करता है इस तरीके से कि सिंपलिस्टिक है, उस तरीके से बोलने की कोशिश करता है कि ये बढ़िया बहुत सिंपलिस्टिक है, बहुत मिनिमलिस्टिक है। मिनिमलिस्टिक एक वर्ड चल गया आजकल हर चीज़ में, मिनिमलिज्म, ग्रे कलर पहन के घूमते रहते लोग। मिनिमलिज्म के नाम पर अगर वो बेचना चाहें तो बेच सकते हैं, लेकिन अगर मैं वैल्यू ढूंढने जाऊँ तो मुझे कई ब्रांड्स जो इंडिया के अंदर हैं, या फिर जो इवन चाइनीज़ ब्रांड्स के सामने मुझे उतना ज़्यादा नहीं लगता है कोई वैल्यू मेरे को लगी नहीं। मिनिमलिज्म के नाम पे तुम बेचना चाहो तो बेच लो, मैं तो रिकमेंड नहीं करता। क्यों चाहिए मिनिमलिज्म, जब आप इतना पैसा खर्च करो तो मिनिमलिज्म क्यों चाहिए आपको? भाई कोई ऐसा ब्रांड है, जैसे कोई भी आपका बजट हो, चाहे मतलब लग्जरी कार्स की बात नहीं मैं कर रहा, नॉर्मल अगर आपका कोई भी बजट हो, तो कोई ऐसा ब्रांड है आपका फेवरेट जो कोई हर रेंज में अच्छी गाड़ी दे रहा हो, या मतलब आपका फेवरेट ब्रांड, या जो आप रेकमेंड करो? देखो 10 लाख के अंदर आप 10 नहीं 12 लाख के अंदर मैं बताता हूँ। पहले आप नेक्सॉन ले सकते हो, हॉट सेलिंग कार है इंडिया में नेक्सॉन, इस रेंज के अंदर आप ले सकते हो 12 लाख के अंदर। मतलब वो टॉप वेरिएंट्स ही मिलेंगे आपको, मिड वेरिएंट्स मिलेंगे, या ऐसे वेरिएंट्स मिलेंगे जिसमें आपको सारे फीचर्स इंपॉर्टेंट वाले मिल जाएंगे। और इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन से होते हैं मैं इसके बाद बताता हूँ गाड़ी के लिए ना, कि ये फीचर तो होने ही चाहिए, बाकी के ना हो तो चलता है।
काइलैक ले सकते हैं, मिल जाएगी 12 लाख में। टॉप मॉडल तो नहीं मिलेगा, नीचे के मॉडल मिलेंगे, लेकिन उसमें स्पेसिफिक उतने फीचर्स आ जाते हैं जो आपको चाहिए। 3X तो ठीक गाड़ी है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो लोग लेते हैं वो है ब्रेज़ा। इस प्राइस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ब्रेज़ा बिकती है। तो ये 3-4 गाड़ियाँ ऐसी हैं जो मेरे हिसाब से अच्छी हैं। हाँ। फिर अगर मैं 15 लाख के नीचे बात करूँ तो एलिवेट का आपको मिड से नीचे वाला वेरिएंट मिल जाएगा। एलिवेट अच्छी गाड़ी है। एलिवेट एक्चुअली अच्छी कार है, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों कह रहा हूँ अभी। अच्छा। फिर आपको मिल जाएगी जो अच्छी गाड़ी सेल्टोस मिल जाएगी निचला वेरिएंट। मैं क्रेटा ज़्यादा लोगों को बोलता नहीं हूँ, मतलब मेरे को लगता है कि इतनी भीड़ में क्यों जाना है, सेल्टोस ले लो। मिड वाला ऑप्शन थोड़ी आएगा इतने कम प्राइस में। मिड नहीं आएगा, नीचे के वेरिएंट। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वेरिएंट के अंदर भी आप ये गाड़ियाँ ले सकते हो। क्या करते हैं लोग कि जैसे 15 लाख है तो नेक्सॉन लेकर आ जाते हैं। मुझे क्या लगता है कि ऐसे तो फिर ब्रांड तो आपको अब नेक्सॉन 18 लाख तक जाती है। मैं तो नहीं लूँगा नेक्सॉन 18 लाख में, क्योंकि ऑप्शंस हैं हमारे पास, क्यों लेनी हो गाड़ी। और अगर कंपेयर करें काइलैक जैसे आपने बोला ब्रेजा, तो उन दोनों में से बेटर कौन सी है? देखो दोनों के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। टेस्ला जो काइलैक है ना, उसमें TSI इंजन आता है। गैस देखो, अगर मैं TSI का तो जर्मन नाम है, मैं वैसे बता देता हूँ। गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन होता है एक। उसमें क्या होता है, पोर्ट में फ्यूल ना डाल के वो डायरेक्ट सिलेंडर में फ्यूल डालता है, जो इंजेक्टर होता है, इंजेक्टर है ना। तो वो क्या होता है, उसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा थोड़ा कार्बन जमने की दिक्कत होती है। वो सर्विस से ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं है कि वो कोई आपको दिक्कत देगा, लेकिन आपको थोड़ा उस चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ता है कि मुझे टाइमली सर्विस करानी है इस गाड़ी की। लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है, अपसाइड ये होता है कि पावर ज़्यादा बनाते हैं ऐसे इंजन। ओके। 120, कोई गाड़ी 120 बना रही है, कोई 118 बना रही है, कोई 125 बना रही है इस 1 लीटर TSI इंजन के साथ ही। वहीं अगर मैं बात करूं नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, सॉरी ये TSI वो नॉर्मल MPI इंजन की, जो एक मल्टी पोर्ट इंजेक्शन में जो वो डालते हैं, इंजेक्टर जो है वो पोर्ट के थ्रू फ्यूल फेंकता है सिलेंडर में, वो वाले जो इंजन होते हैं, वो इंजन का क्या है, रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, उसमें आपको सरदर्दी नहीं है। लेकिन उसका डाउन साइड ये है कि आपको पावर उतनी अच्छी नहीं मिलती। तो ब्रेजा ने क्या करा है, मारुति ने ब्रेजा के साथ, उसमें उन्होंने दिया 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन। इस इंजन का फ़ायदा क्या है कि एक तो बड़ा है, तो लो एंड टॉर्क थोड़ा अच्छा मिलता है। वो कहते हैं ना, नो रिप्लेसमेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट, एक कहावत है पुरानी कि डिस्प्लेसमेंट बड़ी होगी तो इंजन गाड़ी पावर देगी ही देगी। तो 1.5 लीटर के साथ आपको लो एंड टॉर्क अच्छा मिलता है। पावर बहुत ज़्यादा नहीं है, 100 हॉर्स पावर ही बनाती है, लेकिन 4 सिलेंडर इंजन है तो बहुत सालों साल स्मूथ रहेगा। वैसे 3 सिलेंडर इंजन भी बहुत स्मूथ है आजकल। जो इस सेगमेंट में 1.2 लीटर के ज़्यादातर इंजन आते हैं और सब में 3 सिलेंडर इंजन होते हैं, और जो काइलैक है उसमें भी 3 सिलेंडर इंजन है। वो अभी स्मूथ है, लेकिन आप ये नहीं कह सकता डाउन 10 ईयर डाउन कितने ज़्यादा स्मूथ रहेंगे। लेकिन 4 सिलेंडर इंजन के साथ ये श्योरिटी रहती है कि वो लंबे समय तक स्मूथ रहते हैं। वहीं काइलैक के साथ ये है कि 3 सिलेंडर इंजन आता है, लेकिन पावर ज़्यादा बनाती है, 118 के आसपास, समवॉट उसके आसपास बनाती है। तो पावर काइलैक में अच्छी है, लेकिन अगर आप पीस ऑफ माइंड ढूंढ रहे हो ना, बिल्कुल मेरे को मारुति वाली गाड़ी चाहिए, है ना, तो आप ब्रेजा एवरग्रीन गाड़ी है। हाँ, मतलब वो है कि किसी भी तरीके से बंदा यूज़ कर रहा है। लेकिन मैं आगे मेरे को काइलैक पर्सनली, अगर मैं लेने जाऊँगा ना तो मैं काइलैक लूँगा। लेकिन ये मासेस के हिसाब से हमें देखना पड़ता है ना। हर कोई फर्स्ट टाइम बायर है जिसको पता नहीं है गाड़ी कैसे काम करती है, तो वो मारुति लेगा तो उसको टेंशन कम रहेगी। सही बात है ना। अब ये लोग कहते हैं कई बार कि भाई गाड़ी कहीं पे भी ख़राब हो गई तो आपको मैकेनिक मिल जाएगा। पहली बात, आजकल की गाड़ी इतनी जल्दी ख़राब होती नहीं है। बिल्कुल ही ये कोई ऐसा ब्रांड है जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, वो तो बात अलग हो गई। लेकिन ऐसे ख़राब होती नहीं, कहीं पे भी ख़राब हो जाए। हाँ, ये हो सकता है कि आपका जैसे कई गाड़ियों का आपका वो ख़त्म हो जाता है, एड ब्लू ख़त्म हो जाता है, आजकल डीजल वाली गाड़ियों में आ रहा है ना। या फिर आपका टायर ही फट गया, वो टायर ही नहीं मिल रहा किसी गाड़ी का, पर्टिकुलर कार का, है ना। या कहीं एक्सीडेंट हो गया, उस केस में जब आपकी गाड़ी को रिपेयर्स की ज़रूरत है तो वहाँ पर पार्ट्स आपको आराम से मिल जाते हैं। तो ये मारुति के साथ बहुत सही चीज़ है बाकी ब्रांड्स के मुकाबले। स्कोडा का फुटप्रिंट वैसे, ये स्कोडा VW ग्रुप का फुटप्रिंट वैसे भी थोड़ा छोटा है इंडिया। और इससे ऊपर रेंज में जाए तो 15 लाख में बता रहा था आपको कि आप फिर ना सब 4 मीटर गाड़ियों की तरफ मत जाओ। ये सारी सब 4 मीटर से अंदर की गाड़ियाँ थी। फिर आप जाओ कॉम्पैक्ट SUVs की तरफ। जैसे मैं बता रहा था आपको, ये हो गई, फिर ग्रैंड विटारा हो गई। ग्रैंड विटारा के भी आपको थोड़े निचले वेरिएंट्स मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे। फिर अगर आप 20 लाख के अंदर जाओगे, फिर आपको इन्हीं जो कॉम्पैक्ट SUVs हैं इनके बढ़िया वेरिएंट्स मिल जाएंगे। जैसे आपको जो क्रेटा है उसका आपको GDI इंजन मिल जाएगा, 1.5 लीटर GDI इंजन, जो 156 हॉर्स पावर के आसपास बनाता है। 160 से कम है, लेकिन 155 से ज़्यादा है, इतना मेरे को याद है। वो पावर बहुत अच्छी है उस गाड़ी की। वो आपको 20 लाख के अंदर मिल जाएगा। क्रेटा रेकमेंड क्यों नहीं करते आप? क्रेटा रेकमेंड नहीं, मैं पर्सनली अपनी बात कर रहा था। क्रेटा मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, बस वो वाली बात है। क्योंकि आपको, मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि क्रेटा वाली सारी चीज़ आपको सेल्टोस में मिल रही है और सेल्टोस कम दिखती है। तो क्रेटा की रिलायबिलिटी, क्रेटा का इंजन, क्रेटा के
है ना। सब कुछ आपको जो कोर चीज़ें होती हैं वो क्रेटा की मिल गई, यानी कि जिस चीज़ से आप खुश थे, लेकिन क्रेटा इसलिए नहीं ली क्योंकि आपको भीड़ में नहीं घुसना था, है ना। तो आप बट भाई अगर भीड़ ने क्रेटा लिया मतलब परफॉर्मेंस वाइज ज़्यादा अच्छी रही है और सेल्टोस इतनी अगर नहीं बिक रही। ऐसा होता है कि क्रेटा का, अब क्रेटा पहले आई थी, सेल्टोस तो किया तो बाद में आया, ब्रांड ही बाद में आया था, है ना। तो ऐसा परफॉर्मेंस में कोई चेंज नहीं है क्योंकि सेम इंजन है। आप अगर आप सर्विस कराने जाओगे ना तो आप किया की ब्रांडिंग, वैसे किया और हुंडई की दोनों की ब्रांडिंग सेम एक पार्ट में सेम ही ब्रांडिंग हो रखी होती है, कई पार्ट्स के अंदर उठा के वही वाला लगा दो, कोई फ़र्क नहीं है, कुछ फ़र्क ही नहीं है, सेम ही सब कुछ सेम है। वो बाहर की स्किन बदल दिया है, इंटीरियर का डिज़ाइन बदल दिया है, वो बात है। वो मेरे को पर्सनली थोड़ी सेल्टोस ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने बोला। सेल्टोस में फीचर ज़्यादा है अंदर एज कम्पेयर टू। नहीं फीचर्स भी दोनों सिमिलर से ही हैं। सेल्टोस मैट फिनिश में तगड़ी लगती है, ब्लैक मैट उसमें फिनिश में, look वो बढ़िया ऊपर के आती है। मॉडल्स में आती हैं। पर भाई सेल्टोस के पार्ट्स वगैरह जल्दी मिल जाते हैं? जब आपको क्रेटा के मिलेंगे तो सेल्टोस के भी मिलेंगे, सेम कार है दोनों अंदर से। अच्छा। हाँ, और किया की सच बताऊं, किया इकलौती ऐसी नई कंपनी है जिसने बहुत तगड़ा गेन करा था। किया जितना अच्छा जो मार्केट के अंदर पकड़ बनाई है ना, वो तो एक सबसे बड़ा रीज़न हुंडई ग्रुप ही है और उनका एक्सपीरियंस है कि इंडियंस को क्या चाहिए, ये रीज़न हो तो, क्योंकि किया के अंदर हुंडई ग्रुप की बड़ी पार्टनरशिप है। अच्छा। हाँ, तो हुंडई ग्रुप की गाड़ी कह सकते हो एक तरीके से, लेकिन किया एक ऐसा ब्रांड है जिसने बहुत अच्छा गेन करा है। जैसे अगर आप अभी जो आई है सिट्रोइन है उसको देखोगे, या बाकी जो ब्रांड्स नए नए आते थे इंडिया के अंदर, वो उतना कभी नहीं कर पाए जितना किया ने करा। सेट्रॉइन क्यों नहीं कर पाया भाई? बढ़िया। एक तो ये होती है कि ना मार्केट में एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, वो पता नहीं क्या ज्ञान दे देते हैं। क्योंकि देखो मैं बाहर से आ रहा हूँ, मैं मार्केट नहीं समझता इंडिया की, ठीक है, इंडिया की मैं मार्केट समझता नहीं हूँ। अब किसी ने ये क्या ज्ञान दे दिया क्या नहीं दे दिया उनको, कि भाई इंपॉर्टेंट फीचर्स दे दो। बाकी के जो, जैसे लोग इंडियंस को सनरूफ बहुत पसंद है, मेरे को नहीं लगता ज़रूरी है इंडिया के अंदर, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई खोलता भी नहीं है उसको, ठीक है। और उससे क्या होता है, मेंटेनेंस भी बढ़ जाती है। लेकिन उन्होंने उस चीज़ को सही मान लिया कि भैया सनरूफ देनी नहीं है। लेकिन इंडिया में क्या है, लोगों को ज़रूरत की चीज़ें कम चाहिए, वैसी चीज़ें ज़्यादा चाहिए जो शो ही होती हैं। सही बात है, वही चाहिए ना। अब तुम्हें तो गाड़ी बेचनी है ना यहाँ पर, वो देनी पड़ेगी। वो कई चीज़, जैसे फिर एक हैंडल होता है, लोग क्या नाम है आजकल ग्रैब हैंडल आता है, उन्होंने वो फ्लैप वाला पुराने ज़माने में सेंट्रो और उसमें आया करता था, वॉल दे दिया। कई जगह पर फिर इंटीरियर की क्वालिटी हो गई, एक तरफ तुम्हारे बैठा है क्रेटा, किया और क्या नाम है बाकी ब्रांड जो इतनी अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं इंटीरियर्स की, जिन्होंने बेंचमार्क सेट कर दिया है, वो ज़्यादा बिक रही हैं। तो आपको देखना चाहिए ना कि वो बिक क्यों रही हैं। आपने इंटीरियर क्वालिटी सारे में हार्ड प्लास्टिक दे दी है ज़्यादातर। लेकिन सिट्रोइन में एक अच्छी चीज़ ये है कि जो उनके इंजन्स हैं वो बढ़िया हैं सिट्रोइन के। उन्होंने जो इंजन लेकर आए हैं वो नन GDI इंजन्स लेकर आए हैं, टर्बो वाले, उनकी पावर अच्छी है। उन्होंने क्या करा है, उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी करी है इंजन के मामले में, क्योंकि ऐसा इंडिया में भी ना, आपको एक चीज़ बताऊँ मैं, ऐसा लग सकता है कि इंडियंस को पावर पसंद नहीं है, लेकिन इंडियंस को पावर पसंद है। अगर आप स्विफ्ट को भी देखोगे ऐसा लगेगा कितनी पावरफुल गाड़ी होगी, है ना, 80s में हॉर्स पावर है उसकी, लेकिन गाड़ी के वजन के हिसाब से अगर बंदा चलाता है ना तो उसको पावर फील होती है। वैसे अगर आप क्रेटा की देखोगे, क्रेटा का चाहे नॉर्मल NA इंजन हो या फिर टर्बो वाला इंजन हो, दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अपने सेगमेंट में स्टार्टिंग उसने अच्छे इंजन के साथ करी थी। और इंडियंस को भी पावर चाहिए। इंडियंस का ये है कि हमें सब कुछ चाहिए, पैसे कम देने, वो वाली हिसाब है। तो ये सिट्रोइन क्या गड़बड़ कर गई इन्होंने, मेरे को ये लगाता है कि सिट्रोइन ना, जैसे काम के फीचर्स उन्होंने ज़्यादा दिए होंगे, सेफ्टी वगैरह पे ज़्यादा ध्यान दिया होगा, ठीक है, उसके बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन जो एक्चुअली में लोगों को पसंद होते हैं ना कि भाई हमारे पास ये वाला फीचर है, सनरूफ है, ये है, वो दिखाने में मज़ा आता है, फील है गाड़ी के अंदर, वो नहीं दे पाए। वो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा मार्केट ख़राब है इस टाइम। इतनी मार्केट ख़राब है सिट्रोइन की, वो 500-600 गाड़ियाँ महीने की बेच रहे हैं। 5 मॉडल है उनके पास, 4 से 5 मॉडल है, और 500 गाड़ियाँ। आपको मैं बताऊँ, डिज़ायर जो है 15,000 यूनिट्स अकेली बिकती हैं उसकी, 15,000 के आसपास। तो 15,000 एक गाड़ी की बिक रही है और 500 यूनिट एक पूरे ब्रांड की बिक रही हैं, तो वो बहुत बड़ा फ़र्क है। अच्छा भाई, अभी हम क्रेटा और सेल्टोस की बात कर रहे थे। जब बंदा खरीदता है, स्पेंड करता है 20-25 लाख रुपए, ये भी सोचता है यार आने वाले सालों में इसकी रीसेल वैल्यू भी कुछ मिलेगी मुझे। इन दोनों गाड़ियों में कंपेयर किया जाए तो कौन सी की ज़्यादा रीसेल वैल्यू मिल सकती है? यार ऐसा है, 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है इनमें। ऐसा कहा नहीं जा सकता कि इसकी रीसेल ज़्यादा मिलेगी या उसकी रीसेल किया ने अपनी रीसेल वैल्यू बना ली है, रीसेल अच्छी, क्योंकि लोगों को पता है कि ये है हुंडई। अगर आप सारे ब्रांड अगर देखोगे ना, सारे इंजन शेयरिंग हो रही है हुंडई किया ग्रुप में, जितनी भी गाड़ियाँ सभी में आपको वही इंजन यूज़ होते हुए दिख जाएंगे। 1 लीटर GDI इंजन, 1.5 लीटर GDI, 1.2, है ना, सेम वही इंजन चल रहे हैं पूरे ग्रुप के अंदर। तो लोग एक रीसेल टूटती कैसे है,
जब एक ब्रांड के बारे में पता लग जाए कि यार इसकी रिलायबिलिटी अच्छी नहीं है। आप जैसे टोयोटा चला रहे हो, रिलायबिलिटी क्यों ज़्यादा है, क्योंकि रीसेल ज़्यादा क्यों है उसकी, क्योंकि दिमाग में बैठी है ये बात कि भैया टोयोटा बनाती है रिलायबल गाड़ियाँ। हाँ। हम भी जब मैं इनसाइड बात बताता हूँ, जब हम गाड़ी वो करने जाते हैं ना, कोई भी गाड़ी हो, चाहे टाटा की हो, महिंद्रा की हो, हुंडई की हो, किया की हो, किसी भी ब्रांड की अगर आप कार मीडिया ड्राइव पे जाते हो तो जो ट्रेलिंग कार होती है, एक ट्रेलिंग कार मिलती है, इससे आप कार को शूट कर सकते हो, चलती हुई गाड़ी को शूट कर सकते हो। देखते होंगे ना आप, चलती हुई गाड़ी, रोड चल रहा है और गाड़ी चल रही है रोड पे, और तब भी आप शूट कर पा रहे हो, तो ट्रेलिंग कार देते हैं। और ज़्यादातर ब्रांड जो है ना वो एक ही गाड़ी देते हैं, वो है क्रिस्टा, इनोवा क्रिस्टा। तो इस लेवल की ब्रांड शूट किसी के पे गए हैं और गाड़ी हमें किसी और की मिल रही है। भाई ऐसा ही वो मारुति और टोयोटा ने मिलके करा है, वो जो मॉडल्स उन्होंने साथ में बनाया वो भी काफ़ी बढ़िया चल रहे हैं मार्केट। वो यार वो तो मुझे पर्सनली, मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ पर्सनली। मुझे ऐसा लगता है टोयोटा को अपनी गाड़ियाँ लानी चाहिए थी। उन्होंने एक तरीके से शॉर्टकट ढूंढ लिया। उनका क्या हुआ, उनके दांत खट्टे हो गए। उन्होंने गाड़ी लॉन्च करी थी इटियोस वगैरह, चली नहीं। इन्होंने भी वही गलती करी थी सिट्रोएन वाली, बहुत ज़्यादा ब्लैंड सा इंटीरियर दे दिया, बेसिक चीज़ें दे दी, इंजन अच्छा बना दिया उन्होंने, उसका मीटर ही बहुत बेकार है। बीच में मीटर दे दिया, किसी को नहीं चाहिए वो, किसी को भी नहीं चाहिए वो मीटर भी, वो किसी को पसंद नहीं आता। एक अथॉरिटी होती है ना, जब आप गाड़ी, मेरी गाड़ी मेरे को चाहिए, सब कुछ सामने है ना, वो अथॉरिटी चली जाती है, वो लोगों को पसंद नहीं आता। वो उन्होंने कॉस्ट कटिंग के लिए करा था, क्योंकि आसान है, बीच में दे दिया ना, तो आपको पैनल्स की जो होती हैं वो प्लेसमेंट चेंज नहीं करनी पड़ती। लेफ्ट हैंड ड्राइव कई कंट्रीज हैं, कई राइट हैंड ड्राइव कंट्रीज हैं, तो उन्होंने बीच में ही दे दिया। पर वेलफायर तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इंपोर्ट करते हैं वो वेलफायर को, यहाँ कुछ नहीं हो रहा उसका, यहाँ नहीं बन रही। नहीं। तो मैं क्या बता रहा था आपको, रीसेल की बता रहा था। तो टोयोटा की रीसेल इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया में पता है कि भैया गाड़ी बहुत ज़्यादा रिलायबल है। और जब इंडियंस को सबसे ज़्यादा वैलिडेशन पता है कहाँ से मिलती है, बाहर से। बाहर की वैलिडेशन चाहिए होती है लोगों को, इंडियंस को खासकर। अगर किसी अंग्रेज ने बोल देना कि टोयोटा बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि टोयोटा बहुत क्या है कि टोयोटा अक्सर ना कई साल ऐसा होता है कि वो फोर्ड से भी ज़्यादा बिक रही होती है अमेरिका के अंदर। ट्रम्प को ये वाली बातें बुरी भी लगती हैं बहुत ज़्यादा कि हमारे ब्रांड्स नहीं बिक रहे, बाहर के जापानी ब्रांड आके ज़्यादा बिक रहे हैं। ये वाली चीज़ होती है, इसकी वजह से ना वो उतना पसंद नहीं करते। वो क्या नाम है, इसकी वजह से इंडियंस को वह है भी बात, लेकिन एक वैलिडिटी मिली है कि भैया ये गाड़ी रिलायबल है। और सेम चीज़ फिर हुंडई किया के साथ भी है, 20-25 साल से वो यहाँ पर कर रहे हैं, और हमने देखा है कि भाई गाड़ी है तो रिलायबल, ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है। हाँ। पुरानी गाड़ियों में भी दिक्कत नहीं आती उनकी। तो चाहे आप किया ले लो, चाहे हुंडई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई फीचर्स आप कह रहे थे, मैं बताऊंगा कि ज़रूरी फीचर्स क्या हैं गाड़ी लेते हुए। तो यार कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो मैं आपको कह रहा था ना कि मैं 15 लाख के अंदर मतलब सेकंड बेस या मिड वेरिएंट्स के बारे में बता रहा हूँ। टॉप जाने की ज़रूरत नहीं है, जिसके पास पैसे हैं वो जाए, जिसको जहाँ जाना है वो बात अलग है। लेकिन अगर कोई वैल्यू फॉर मनी ढूंढ रहा है तो कुछ फीचर्स हैं जो गाड़ी में होने चाहिए। 10-11 फीचर्स की ऐसी लिस्ट है। एक तो आपके ABS होना चाहिए गाड़ी के अंदर, वो सब में आ रहा है, वो तो हो गया। 6 एयरबैग्स अब वो स्टैंडर्ड हो गए हैं, कई गाड़ियाँ अभी भी नहीं दे रही हैं, कई गाड़ियों में अभी भी नहीं मिल रहा है, लेकिन वो बेस वेरिएंट से मिलने चालू हो जाते हैं आजकल। 6 एयरबैग्स गाड़ी में, EBD ESC ये होना चाहिए। ये सेफ्टी फीचर्स हो गए सारे, ठीक है। फिर अगर आप बात करो सनरूफ को, मैंने इस लिस्ट से हटा रखा है, मेरे को नहीं लगता सनरूफ की ज़रूरत है, क्योंकि वो एसेंशियल फीचर नहीं है। और ऐसा भी फीचर नहीं है जैसे वो होता है ना कि भाई मज़ा आता है। वो आपको मज़ा कहाँ, इंडिया की धूल भरी उसके अंदर, कभी धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, बारिश के मौसम में जब बारिश खत्म हो गई तब, या पहाड़ों पे कहीं चले गए, उसमें भी ये है कि बारिश, कई रील्स ऐसी आती है कि बारिश ज़्यादा हो जाती है तो पर लीक हो जाता है। सनरूफ के अंदर वो नहीं होता है, क्या नाम है कि वाटर प्रूफ नहीं होती है, पानी अंदर हमेशा जाता है, सनरूफ के साइड में से जाता है, लेकिन वहाँ चैनल्स बने होते हैं, चैनल से नीचे जाना होता है। लेकिन चैनल ब्लॉक हो गया तो वो पानी गाड़ी के अंदर ही गिरने लग जाता है। तो मेंटेनेंस है जिसको लेकर आपको अवेयर होना चाहिए। और अगर आप नहीं खोल रहे हो सनरूफ ज़्यादा, तो फिर उस मेंटेनेंस को करने की ज़रूरत ही क्या है, झेलने की ज़रूरत क्या है। बच्चे भी जिद करते हैं बाहर निकलना है, वो भी एक दिक्कत हो जाती है, फिर है ही नहीं तो निकलेंगे कहाँ से। तो सनरूफ मेरे को लगता ज़रूरी है। फिर एक चीज़ है कि गाड़ी के अंदर आपके जो बाहर के शीशे खुलते हैं बंद होते हैं वो ऑटोमेटिक होनी चाहिए। बहुत दिक्कत है इंडिया में, क्या होता है अक्सर हम बहुत सकरी सी जगह से निकल रहे होते हैं, उनको बंद करना पड़ता है फिर निकलती है गाड़ी। तो ऑटो फोल्ड और ऑटो एडजस्ट होना चाहिए। बस यही वाला बंद हो सके, वो वाला तो नहीं हो सकता। मारुति में होता था इसलिए जाना पड़ेगा वो। उतर के जाना पड़ेगा, फिर बाहर से किसी से बोलना पड़ेगा। तो ये होना चाहिए। अगर बजट में कार ले रहे हो तो रेयर में कैमरा होना चाहिए। सेंसर है ठीक है, लेकिन बजट में, खास सिर्फ बजट की बात कर रहा हूँ, तो रेयर में कैमरा होना चाहिए। और अगर आपका बजट अच्छा है, 20 लाख की गाड़ी दे तो फिर तो 360 कैमरा होना ज़रूरी है। वो टेंशन नहीं रहती, 360 कैमरा होता है ना, आगे का भी दिख जाता है। ब्लाइंड स्पॉट बहुत होते हैं ना गाड़ी के अंदर,
अभी तो अंदाजे से चला लेता है बंदा, चलो एक्सपर्ट है। कई लोग नए नए लोग होते हैं तो एक्सीडेंट्स होने की, लो स्पीड एक्सीडेंट्स होने की बहुत ज़्यादा चांसेस। लड़कियों के लिए अच्छा है वो कि पूरा बैक करते हुए क्योंकि सब एक तो दिख रहा लड़कियों की है। थोड़ी हाइट भी कम होती है ना। ऑन एन एवरेज इंडिया में जो हाइट है वो 5'1" के आसपास है, चाइना में 5'2'3" है, यूएस में 5'4", 5'6" है, ऐसे है। तो इंडिया की हाइट काफ़ी कम है लड़कियों की, एवरेज हाइट। वैसे लड़कियों के लिए कौन सी गाड़ी रेकमेंड करते हो आप कि भाई लड़कियों के best लिए मैं है? ऐसी गाड़ी रिकमेंड करता हूँ जो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, ठीक है, क्योंकि आसान है ना किसी गाड़ी को, ऑटोमेटिक हो। क्योंकि क्या है, अगर मान लो बड़ी गाड़ी कहीं ख़राब हो गई, उसका बोनेट ही नहीं खुलेगा। बोनेट, अब आप अपनी फॉर्च्यूनर का बोनेट खोल के देखोगे तो मसल पावर चाहिए उसको उठाने के लिए, वही नहीं खुलेगा, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए गाड़ी हल्की ही होनी चाहिए, खास अगर लड़की ले रही है तो। गियर में कंफ्यूज आती है ना थोड़ा, लड़कियां सही कह रहे हैं, ऑटोमेटिक हाँ, मतलब लेनी तो कुछ भी ले लो वैसे, अगर आप एक्सपर्ट हो तो ऐसे तो कुछ भी ले लो, लेकिन अगर आप नए ड्राइवर हो खासकर, तो फिर आप हल्की गाड़ी लो, छोटी गाड़ी लो। मैं ऐसे रिकमेंड करता हूँ, जैसे अगर आपका बजट 10 लाख से अंदर है, 8 लाख के अंदर है मान लो, तो आप इग्निस ले लो, अच्छी कार है। नेक्सा की कार है, जैसे क्या है, मारुति वालों ने 2 बना रखे हैं, नेक्सा और उनका अरीना। नेक्सा वाले थोड़ी प्रीमियम आपको एक्सपीरियंस देते हैं, आप जब अंदर जाते हो आपकी थोड़ी सर्विस है ना, वो बाकी सब चीज़ों के अंदर प्रीमियम एक्सपीरियंस रहता है। वो गाड़ी अच्छी है, छोटी कार है, आराम से चला लोगे, उसमें AMT ट्रांसमिशन भी आ जाता है, ऑटोमेटिक भी हो गई। काइलैक भी ले सकते हैं, थोड़ी बड़ी गाड़ी में जाना है तो अब रेजा ने जो बताया वो भी ले सकते हैं। वो बाकी गाड़ियों में तो कोई भी ऑटोमेटिक ले लो, वो ले लो। फिर अगर C सेगमेंट में जाना है, ये जो क्रेटा वगैरह ये भी ले सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। D सेगमेंट में भी जैसे जीप वगैरह की गाड़ियाँ आती है ना, वो भी ले सकते हो। लेकिन जैसे फॉर्च्यूनर टाइप की कार है, वो नहीं चल पाई, वो दिक्कत आती है उसमें। लेकिन लड़कियां ले रही हैं वो बात अलग है, जिनको एक्सपीरियंस हो वो ले रही हैं। लेकिन नए ड्राइवर्स को मैं ज़्यादा रिकमेंड करता नहीं हूँ, और सेडान्स पे बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। क्यों भाई मैं अभी लेकर आ रहा था, 10 जगह तो मैंने यूँ टेढ़े मेढ़े डिज़ाइन बना के निकाली, सांप बना के गाड़ी लग जाती है, जहाँ मर्जी लग जाती है। मेरी गाड़ी तो जहाँ मर्जी लग जाती है, वो जो सेल्टोस वगैरह वो कम लगती है। दूसरी बात, सेडान का ना थोड़ा सा है, सेडान के साथ लगने का डर ज़्यादा है। कभी बार तो ऐसा पता ही नहीं चलता, सामने कोई पत्थर आ गया, नीचे बैठो तो वो है। फिर रिवर्स करने में, खासकर रिवर्स करने में क्या है कि एक अलग से आपकी आई साइड के अलग भी एक चीज़ है पीछे। जैसे हम पीछे फॉर्च्यूनर हो, कोई सी भी कार हो, पीछे देखोगे तो आपको जो लास्ट का वो दिख रहा है, क्या नाम है, गाड़ी का जो पिलर दिख रहा है लास्ट वाला, आपको पता है कि यहाँ गाड़ी ख़त्म है। सेडान वहाँ ख़त्म नहीं होती, उसके पीछे भी है कुछ। तो वो वही है कि दिक्कत थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए मैं सबको नए ड्राइवर्स को, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, किसी को मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता। सही बात। तो इस तरह की गाड़ियाँ मेरे हिसाब से ज़्यादा सही रहती है। भाई हम एसेंशियल्स की बात कर रहे थे, सनरूफ नहीं होनी सनरूफ ज़रूरत नहीं है, अगर मतलब लेने वाला ले सकता है, मतलब अगर आप बजट में आ रही है तो ठीक है। हाँ, बजट में नहीं आ रही तो कोई ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। रिवर्स कैमरा होना चाहिए 360 डिग्री, अगर आप थोड़ा अच्छा बजट है तो 360 डिग्री कैमरा ले लो, वो बेटर है। लेकिन अगर कम भी है तो कैमरा तो होना चाहिए पीछे, ठीक है। उसके अलावा जो आपका AC का कंट्रोल है, AC जो आपके बीच में पैनल होता है, वो आपका ऑटोमेटिक वाला हो, बेटर है। क्योंकि क्या होता है कि जब वो वाला होता है ना, पुरानी पहले गाड़ियों में आता था मैनुअल AC, उसमें आप टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो ये मेरे को लगता है एक एसेंशियल फीचर है आज की डेट में, एक होना चाहिए गाड़ियों में। कई जैसे मारुति वाले हैं वो बहुत नीचे वाले वेरिएंट से ही देने चालू कर देते हैं, कई ब्रांड्स हैं जो मिड वेरिएंट के ऊपर जाके देते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा, वो सही रहता है। क्लाइमेट कंट्रोल AC, जैसे हमारे घर के AC होते हैं ना, टेम्परेचर कंट्रोल कर लेते हैं अपना आप, वो होना चाहिए। इसके अलावा गाड़ी में स्क्रीन ज़रूर होनी चाहिए। मेरे को ऐसे बहुत ज़्यादा स्क्रीन पसंद नहीं है, लेकिन इंफोटेनमेंट स्क्रीन होनी चाहिए, उसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो होना चाहिए। क्यों? नेविगेशन आसान है। क्या होता है कि अगर आप बहुत बजट में भी गाड़ी देख रहे हो और आपने स्क्रीन वगैरह नहीं ली है, तो अब आप अपने फ़ोन को लगाते फिरोगे, सेफ्टी हैज़ार्ड है एक्चुअली। फिर आप उसमें ढूंढोगे कि क्या नाम है, इस जगह पे जाना है, फ़ोन उठाओगे, फ़ोन में छोटी स्क्रीन होती है, लिखना मुश्किल है, सब कुछ मुश्किल है। तो स्क्रीन होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, लैगी ना हो, वो सब हो, इंफोटेनमेंट वाली स्क्रीन होनी चाहिए। बजट की बात कर रहा हूँ। म्यूज़िक सिस्टम होना ही चाहिए, मेरे को लगता है वो हर गाड़ी में होना चाहिए। म्यूजिक सिस्टम कौन सा बढ़िया रहता है? म्यूज़िक सिस्टम सब ब्रांड्स की ना अलग अलग ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन होती है। कुछ तो अनब्रांडेड होते हैं, जो फिर ये क्या होता है, ऑब्वियसली कार ब्रांड्स नहीं बनाते स्पीकर वगैरह, कार ब्रांड्स बहुत कम चीज़ें बनाते हैं एक्चुअली अपनी गाड़ी के अंदर, ग्लास तक, मिरर तक नहीं बनाते अपने, वो बहुत सारी कंपनी मिंडा वगैरह हैं वो बनाती हैं उनके। ऐसे म्यूज़िक सिस्टम का ऐसे नहीं कह सकते कि कौन सा बढ़िया है कौन सा नहीं है, लेकिन हर्मन कार्डन एक ऐसा ब्रांड है जिसका बड़ा नाम है म्यूज़िक सिस्टम में। JBL भी अच्छा बना रहा है। तो ये मैंने एक चीज़ देखी है कि बड़े मैंने क्या देखा कि बड़े बड़े नाम वाले जो ब्रांड्स हैं ना म्यूज़िक सिस्टम के अंदर, उनके भी कभी बार छोटे ब्रांड से कम अच्छा आउटपुट आते हैं। तो ये ऐसे नहीं कह सकते कि क्योंकि ना ये ब्रांड का, कार ब्रांड का, और जो म्यूज़िक क्या नाम है उसका है, कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी का जो कोलैबोरेशन होता है ना, उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। करेक्ट। हाँ, ये उस पर बहुत डिपेंड करता है।
वो वाला नहीं है, इस आपकी सैनहाइजर के हेडफोन लगा लिए, क्योंकि वो तो आपके 2 कान है ना, गाड़ी का साइज़ अलग है, हाइट अलग है, किस तरीके से प्लेसमेंट कर रहे हैं, वो कभी कभार बहुत अच्छा निकल और आता है। एडास कैसा लगता है आपको एज अ फीचर? एडास का मेरे को थोड़ा सा इंट्रूसिव लगता है। मुझे क्या लगता है, एडास जैसे जो लेन कीप असिस्ट होता है, गाड़ी बाहर जा रही है तो लेन में आ जाती है वापस, वो क्या होता है कि काम तो वो करता है, लेकिन कई बार कई गाड़ियों में उतना अच्छे से काम नहीं करता। फिर और अगर आप उस पर रिलाय करने लग जाओ और वो काम भी नहीं कर रहा ठीक से, तो फिर वो खतरनाक बात है। इससे अच्छा तो आपको पता है कि मेरी गाड़ी अपने आप नहीं चल सकती, तो आप ज़्यादा अवेयर रहोगे ना। सही बात है। बेकार नहीं है, एडास बहुत काम की चीज़ है, बहुत सिनेरियोज में। जैसे और सबसे जो एडास में मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती है वो है ऑटो ब्रेकिंग, और क्या नाम है, अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल। अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल बहुत अच्छी चीज़ लगती है मेरे को। क्या होता है कि जैसे आप क्रूज़ कर रहे हो, आपने देखा क्रूज़ कंट्रोल लगा दो, क्योंकि इंडिया है, इंडिया में कोई भी किसी को लेन डिसिप्लिन होता नहीं, कोई भी सामने आ जाएगा, है फास्ट लेन में स्कूटर चल रहा होगा, तो फिर गाड़ी अब वो है आपका क्या नाम है, आपने नॉर्मल वाला क्रूज़ कंट्रोल ऑन कर रखा है, तो फिर वो गाड़ी अपने आप स्पीड कम कर लेगी, आप कम नहीं करेगी वो, तो आपको फिर अब इनपुट डालना पड़ेगा। क्या नाम है, अडेप्टिव वाले में अपने आप स्लो हो जाती है गाड़ी। वो इंडिया के लिए बहुत वो सेंस बनाता है, क्योंकि इंडिया में सर्टेन नहीं है कुछ भी। मैंने तो सिटी के अंदर यूज़ कर रखा है एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, और मेरे को तो वैसे क्या नाम है, विदाउट पेडल ड्राइव कर रहा था मैं, तो स्टीयरिंग चला रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता गाड़ी तेज़ जाएगी ही नहीं सामने। मैंने मान लो 50 पे सेट कर 70 पे सेट कर दी है, सामने वाली गाड़ी 40 पे चल रही है, 50 पे चल रही है, उसका देख लेगी, मैं स्टीयरिंग घुमा दूंगा, मेरे को दिख रही है आगे वाली गाड़ी तेज़ चल रही है, उसका ले लेगी, और एक तय स्पीड के ऊपर जाएगी नहीं, क्योंकि मैंने सेट कर रखा है, तो आसान है वो। तो इसमें मेरे को लेन की असिस्ट उतना पसंद नहीं है इन कार्स के अंदर, लेकिन अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और ऑटो ब्रेकिंग ज़रूरी है। भाई मैंने देखा है कि आप 2 व्हीलर्स को भी काफ़ी ज़्यादा रिव्यू करते हो, तो मुझे बताओ यार थोड़ा 2 व्हीलर की इंडस्ट्री कैसी चल रही है? लोग प्रेफर कर रहे हैं 2 व्हीलर लेना? क्योंकि मैंने देखा है कि आजकल लोन्स बहुत इजीली मिल जाते हैं, तो लोग जो हैं वो 2 व्हीलर की बजाय 5-6 लाख की गाड़ी लेना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं रादर दैन बाइंग अ 2 व्हीलर, क्योंकि आजकल 2 व्हीलर्स भी बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, एक्टिवा भी 1-1 लाख की आ रही है। तो थोड़ा बताओ यार, 2 व्हीलर इंडस्ट्री अच्छी चल रही है, नहीं अच्छी चल रही, क्या सीन है? प्रॉब्लम यही है, लोग क्या कर रहे हैं, शौक पूरे कर रहे हैं अपने, और सही बात है, शौक पूरे करने सही टाइम पे। आपकी एज निकल गई तो क्या करोगे, लेकिन लोन पे जब आप लेते हो तो कुछ साल बाद आपको पता चलता है, जब आप मैच्योर हो जाते हो। तो मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी थी ये भाई, कभी ना लो लोन पे बड़ी महंगी गाड़ी, क्योंकि आप उसकी EMI जब चुका रहे हो ना, वही पैसा आप फ्लैट में डाल देते, साला डबल हो जाता तब तक, है ना। दूसरी चीज़, ज़मीन ले लो कहीं पे दूर जाके। अब जो है 2 व्हीलर इंडस्ट्री जो है, 2 व्हीलर इंडस्ट्री में क्या है, बहुत नीश मार्केट हो गई है, क्योंकि जो अब 10 साल से बाइक चला रहा था ना, पुराने ज़माने वाला 2 व्हीलर मार्केट नहीं रहा, अब वो स्विच होना चाह रहे हैं, मैं एक सेकेंड हैंड कार ले लूँ। अब जो पुराने जो चलाने वाले, जैसे अभी एक हीरो ने स्कूटर निकाला है वीडा, 50,000 रुपये से कम का है, 60,000 रुपये से कम का हो गया, वो जो उसका टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है। अब ऐसी चीज़ों की मार्केट आएगी, इसको बोलते हैं BAS, बैटरी एज अ सर्विस। तो इसमें क्या होता है, अपफ्रंट कॉस्ट कम हो गई। जैसे मेरे को 1 लाख रुपए नहीं देने, मेरे को देने से 50,000 रुपये, 50,000 रुपये मैं बाकी जो बचे हैं मैं वो 900 रुपये, 1,000 रुपये करके महीने में दूंगा। तो क्या है, ये मार्केट अब खाने वाली है 2 व्हीलर इंडस्ट्री को। और जो पेट्रोल के बन रहे हैं ये तो चलते रहेंगे, ये तो ताज़ जिंदगी है। और जितनी भी दूर की जो हमारी जगह है, जैसे रूरल एरियाज हो गए, वहाँ तो यही चलेगा। सिटी वाला जो पोर्शन है ना, जैसे यहाँ पे बाउंडेशन लग गई सरकार की कि अब यहाँ पेट्रोल बाइक नहीं चलेगी, तो ये सारे EV पे भागेंगे, और जैसे EV पे भागे तो कंपनी सब तैयार हो रही हैं, और कंपनीज तैयार हो चुकी हैं ज़्यादातर। बट वैसे 2 व्हीलर्स की इंडस्ट्री डिप नहीं हुई? क्योंकि पहले क्या होता था, हर घर में एक स्कूटी या बाइक तो होती थी, अब तो घरों में बची ही नहीं है। तो ये EV में शिफ्ट करने के लिए लॉस नहीं होगा कि खरीदने वाले तो बहुत कम हो गया है? लोगों के शौक बड़े हो रहे हैं, सपने बड़े हैं हर किसी के। तो पहले जो स्कूटर चलाता था वो अब सोचा कार चलाने की। अब जो वो पेट्रोल स्कूटर ले रहा है या वो पेट्रोल जो बाइक ले रहा है, उसके दिमाग में ये, अब मैं दिल्ली में बैठा हूँ या मैं यहाँ पे बैठा हूँ, क्योंकि दिल्ली से बात शुरू होगी तो फिर आपके नोएडा में या यूपी में या हरियाणा में जाएगी, फिर फैलेगी। भाई जहाँ दिल्ली में बंद कर दिया IC इंजन, IC मतलब इंटरनल कम्बशन इंजन जो होते हैं पेट्रोल वाले, वो बंद कर दिए, बोल दिया कि भैया अब सेल होगी नहीं इनकी, तो क्या होगा फिर? वो कोई लेवल नहीं है ना, वहाँ तो फंस गए ना, दोनों ही फंस गए वहाँ पे। जिसने अभी तक पैसे जोड़ रखे थे, जिसका सपना था मैं स्प्लेंडर लेके आऊँगा, अब वो लेके क्या आ रहा है, वो एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लेके आ रहा है। उसके पास ना तो चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना उसके ऑफिस में है, और जहाँ पे वो खड़ी करता है वो गलियाँ हैं, वहाँ पे क्या खंभे में तार थोड़ी डालेगा। तो पहले गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहिए, बजाय पहले ही लॉ थोप दो।
और भाई आपको ये लगता है कि इसको प्रॉपर जैसे गवर्नमेंट पूरी इसकी सहूलियत बैठाई हुई कार्स की, कोई चार्जिंग पॉइंट अवेलेबल है जगह जगह पे, उसके लिए काफ़ी साल लग जाएंगे? इंडिया में क्या है, आप कुछ भी छोड़ दो बाहर, चीज़ें या तो कोई निकाल के ले जाएगा या तोड़ देगा। अगर गवर्नमेंट ने लगाई भी है, कोई प्राइवेट कंपनी लगा भी रही है, तो उसकी मेंटेनेंस नहीं है, उसने तो लगा के छोड़ दिया। बारिश है, ये है, वो है, ये जितने जो लोग बाहर घूमते रहते हैं ये सब उसमें से पार्ट तोड़ के लेके बेच देते हैं, इनका रात का खाना हो जाता है तो मेंटेनेंस नहीं है उस चीज़ की, लगे हुए हैं, सब खराब है। जो मॉल्स में लगे हुए हमें दिख रहे हैं आजकल, ये सब भी इतने नहीं है सक्सेसफुल। नहीं, वो सही है, जो किसी न किसी फैसिलिटी के अंदर आ रहे हैं वो सही है। रोड्स पे आपको दिखेंगे उनका चार्जिंग प्लग टूटे हुए हैं, वो नीचे गिरे हुए हैं, उनमें पानी भरा हुआ है, ये वो जितने होटल्स में लगे हैं वो सही है, क्योंकि वो मेंटेन्ड है। और भाई टू व्हीलर्स में बताओ कौन सा ब्रांड हमारी ऑडियंस देख रही है, जिसको लेना हो तो कौन सा ब्रांड है जो ड्यूरेबल है, ट्रस्टेबल है, अच्छा ब्रांड है टू व्हीलर्स में? स्कूटर्स में होंडा का एक्टिवा तो चलता ही है, ऑब्वियस है। अब इलेक्ट्रिक की बारी है, अब भूल जाओ। अब होंडा ने जो इतने सालों तक एक्टिवा का शोर मचाया, एक्टिवा हर कोई एक्टिवा चला रहा है, आप लोगों ने भी चला होगा, मैंने भी चला थोड़ा बहुत। एक्टिवा वो इलेक्ट्रिक लेके आया, इलेक्ट्रिक, और इलेक्ट्रिक लाते ही पिट गया। क्यों? मैनेजमेंट जापान के अकॉर्डिंग सोचा उन्होंने, इंडिया में नहीं चलेगा भाई, इंडिया में इंडिया चलेगा। अब वो उनकी टेक्निकल टीम जो मुझसे बोल रही है कि हमने मेंटेनेंस फ्री दे दिया। भैया ईवी क्यों लेता है इंसान कि मेंटेनेंस फ्री हो, मेरे को टेंशन नहीं लेनी, है ना। उसमें आप बोल रहे हो, पहले ही कस्टमर को बोल रहे हो मेंटेनेंस 3 फ्री है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ लोचा है। फिर अंडर पावर्ड भी है, फिर वो रेंज ही उसकी कम है, फिर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसों पे दे रहे हैं उसको। तो यहाँ पे कुछ कंपनीज गायब होती जा रही हैं और कुछ कंपनीज नई निकलती आ रही हैं, जैसे कि हीरो हो गया, ये अपना वीडा बना रहे हैं, एक अच्छा प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। यामाहा अभी तक लेके नहीं आ रहा, अभी लेके आएगा, चलो ठीक है। बाकी और कौन सी कंपनीज है जिन्होंने बहुत ही बढ़िया बनाया? उसमें एक कंपनी है, वो है अल्ट्रा वायलेट, जिन्होंने बनाया टेसरेक्ट स्कूटर। इंडिया फास्टेस्ट मोटरसाइकिल बनाते हैं इलेक्ट्रिक, F77 हो गई या फिर कुछ और हो गई। ये लोग जो हैं, ये है एक छोटा सा स्टार्टअप, जिन्होंने के पास आइडिया था, स्ट्रक्चर था, इनको फंडिंग चाहिए थी, फंडिंग मिली, इन्होंने डेवलप करना स्टार्ट किया। वो बाइक ऐसी हैं, उनको चार्ज करो F77 को, आप बैठो, आपको क्या फील आएगा यार, क्या चला रहा हूँ मैं, लेकिन कोई आवाज़ नहीं है, आपको ऐसा लगेगा ई रिक्शा है जब गड्ढे में से निकलेंगे ना तो खट खट की आवाज़ आएगी, क्योंकि सस्पेंशन की आवाज़ है ना। तो इसी कंपनी ने एक स्कूटर बनाया है टेसरेक्ट। अब वो टेसरेक्ट जो स्कूटर है, टेसरेक्ट आपने अगर आयरन मैन मूवी देखी हो, कैप्टन अमेरिका देखी हो मूवी, तो उसके अंदर एक क्यूब होता है टेसरेक्ट, सोर्स ऑफ पावर, ब्लू कलर का, जो कैप्टन अमेरिका बर्फ में लेके सो जाता है, उससे इन्होंने नाम लिया क्योंकि वो पावर ऑफ सोर्स है टेसरेक्ट। उसमें स्कूटर बनाया बहुत डैशिंग, बहुत आलीशान। उसके अंदर ऐसे फीचर्स दे दिए, जैसे फ्रंट में रडार है, कैमरा आ गया, इतनी बड़ी स्क्रीन दे दी, रियर में रडार आ गया, कैमरा आ गया, हैप्टिक फीडबैक आ गया, थ्रॉटल में वाइब्रेट करेगा भाई, शीशों के अंदर दिखाएगा पीछे से क्या चीज़ आ रही है, मतलब वो दिखाएगा सिग्नल। भाई बहुत सारी चीज़ दे दी, कार बना दी उसको स्कूटर को। और दे भी कितने में है? 1,20,000 रुपये का तो बेसिक वेरिएंट है, और 1,90,000 रुपये का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जाएगा, जो 2 लाख रुपये में मिल जाएगा। अब 2 लाख रुपये में एक फ़ोन आता है नॉर्मल इंसान को, देखा सही बात है, ठीक है। वो इतना बड़ा, इतना सारा सब कुछ सिस्टम बनाने, बट वो लॉन्च होगा 26 में, मार्च में। हाँ, लेकिन वो आ रहे हैं, वो खा जाएंगे, वो 2 लाख रुपये वाली मार्केट खा जाएंगे, वो 1.5 लाख रुपये वाली मार्केट खा गए वो। इसलिए तो अब ये जो हीरो लेके आया अपना वीडा, ये बास सर्विस के तहत क्यों लेके आया? इनको पता चल गया भाई वीडा ऐसे तो बिकना नहीं है, 1,20,000 रुपये कौन देगा, 1,10,000 रुपये कौन देगा। क्या है कि आप अप फ्रंट कॉस्ट को कम कर दो, कि पहले आपको पैसा नहीं देना, आप देते रहो, बाद में फ़र्क नहीं पड़ेगा। अरे मेरे 1,000 रुपये का बिल आ रहा है पर महीने का, मेरे पास एक गाड़ी खड़ी है जिससे मैं ऑफिस जा सकता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा ऑफिस 20 किलोमीटर दूर है, रोज़ मुझे 40 चलाना है, तो मेरे लिए तो वो फ्री की चीज़ हो गई ना। और भाई स्पोर्ट्स बाइक की भी मार्केट भी काफ़ी पिट गई है, बंद खत्म ही होगी ऑलमोस्ट, क्योंकि अब तो लोग ले ही नहीं रहे। स्पोर्ट्स बाइक का अभी भी बहुत क्रेज़ है, अभी भी लोग ले रहे हैं, जो लोग समझ गए वो लोग समझ गए। धूम आई थी मूवी, उसके बाद में बाकी सारी बाइकर्स बॉयज़ मूवी आई, उसके बाद में बहुत सारी और मूवीज़ आई। तो जो बच्चा था हमारे वाला 90s किड, उसके सपने थे वो, बड़े होके उन्होंने पैसा कमाया, उन्होंने सोचा अब तो मैं बाइक लूँगा, उन्होंने 12 लाख रुपए की, 15 लाख रुपए की बाइक खरीद ली। अब वो ऑफिस जा रहा है, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हैं, उसका काम अलग चल रहा है, वो बाइक बेचारी खड़े खड़े धूल इतनी मोटी मोटी जम गई उसमें। उसने 12-15 लाख रुपए अपने वो एक ब्रिक बना रखी है, मतलब एक बेकार है वो, वही 12-15 लाख रुपए उसको समझ आता है 2-3 साल बाद। अब ये कितनी चलाई थी मैंने, 10,000 किलोमीटर बेच रहा हूँ मैं इसको। तो अब वो वाली मार्केट जा रही है, अब नई मार्केट आ रही है, वो वाली मार्केट जा रही है, अब नई मार्केट। यूज्ड सुपर बाइक्स बहुत बिकती हैं। अब यूज्ड सुपर बाइक्स में ना पता है क्या होता है, इनके इंजन बहुत बड़े बड़े हैं,
तो इनके अंदर 15,000 20,000 किलोमीटर से कुछ नहीं होता। लेकिन जो 1 लीटर क्लास जो बाइक होती है, स्पोर्ट्स बाइक लीटर क्लास, जैसे ZX10R टू बी स्पेसिफिक बताऊँ, ये 15-20,000 किलोमीटर चलोगी, इसमें फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हायाबुसा जैसी जो बाइक है, जो कि एवरग्रीन बाइक है, कल्ट है, आप उसको 50,000 किलोमीटर चली हुई भी ले लो, वो नो टेंशन है आज भी। वो ऐसा है जैसे आपने एक मारुति या फिर एक हुंडई की एक i10 ले लियो, आप उसको चलाओ, हाँ चलाओ फिराओ कुछ भी करो, नो टेंशन, सर्विस भी ज़्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं है, पेट्रोल भी ज़्यादा नहीं खाती। लेकिन जैसे आप 1 लीटर पे चले गए, वैसे ही उनके जो हाई कंप्रेशन होता है ना, कंप्रेशन रेट ज़्यादा हो गया। अब जब जैसी कंप्रेशन रेट ज़्यादा हो गया, ऐसी घिसती ज़्यादा चीज़ें, वो 15-20,000 किलोमीटर पे वो डाउन आ जाते हैं उनकी इंजन की परफॉर्मेंस, और फिर मेंटेनेंस मांगते हैं वो। भाई ईवी में भी आ रही हैं स्पोर्ट्स बाइक्स? ईवी में इंडिया में अल्ट्रा वॉलेट कंपनी है जो निकाल रही है, और स्पोर्ट्स बाइक टू बी वेरी स्पेसिफिक। इंटरनेशनल कंपनी से भी डर रही है आने में, क्योंकि इंटरनेशनल कंपनीज, ज़ीरो एक कंपनी है, ज़ीरो, इनकी बाइक्स बहुत फेमस है, बहुत चलती हैं, बहुत चलती हैं। इनकी स्टार्टिंग बाइक की कीमत ही 6 लाख रुपए है ईवी की, और वो दिखती ऐसी सी है मोपेड जैसी। क्यों लेगा भाई? मेरे को पैसे बचाने हैं या स्टार्टिंग में ही पैसे दे देने सारे, है ना? तो इसलिए हमारी इंडियन कंपनीज़ को ग्रो करना चाहिए। अभी भी इनके पास में बहुत बड़ा मार्केट है। बाई चांस अगर मेरी छोटी सी भी कंपनी होती और मैन्युफैक्चरिंग होती ना, मैं इतने कॉन्सेप्ट लेके आता ना मार्केट में और लोगों से चलवाता, ये करता। अभी भी ला रहे हैं लोग, लेकिन पता है क्या कर रहे हैं? सारा सामान चाइना से ही रहा है, यहीं पे हरियाणा की फैक्ट्री में जाके वो असेंबल पेचों से इनके मजदूर कर रहे हैं। ये उस पर अपना ठप्पा लगा के बोलते हैं ये मेक इन इंडिया प्रोडक्ट हो गया, और इनके पास में कोई वो नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं है। सारा सामान वहीं से आ रहा है, कुछ नहीं किया इन्होंने। सारा BMS सिस्टम, मोटर, ये वो सारा ट्रांसमिशन वगैरह सब कुछ वहीं से। कुछ कंपनीज़ हैं, मैटर वगैरह कुछ कंपनीज़ हैं यहाँ की जो बना रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं। अल्ट्रा वायलेट हो गई, बना रही है, अच्छा काम कर रही है। देखो यामाहा लेके आएगी, बाहर से लेके आएगी, होंडा लेके आएगी, बाहर से लेके आएगी। कुछ ही तो कंपनीज़ हैं, 1-2 तो 3 मान लो जो इंडियंस हैं। इनके पास मौका है, समझ जाओ। अगर नहीं समझ सकते तो ये बाहर की जैसी कंपनीज़ को, कि वहाँ पे ना R&D नेटवर्क ज़्यादा है, वहाँ पे ना चीज़ें ज़्यादा है, रिसोर्सेज ज़्यादा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बताओ? हम ड्रोन नहीं बना पा रहे हैं, हम ड्रोन नहीं बना पा रहे हैं। और ड्रोन कैसे नहीं बना पा रहे हैं? हम बड़े बल्कि ड्रोन तो बना लिए, जो उस पे है, जो खेतों में चल रहे हैं, जो वो स्प्रे कर रहे हैं। हम स्टेल्थ ड्रोन नहीं बना पा रहे हैं। हम DJI जैसा मैवरिक 4 नहीं बना पा रहे हैं यार। कितने का होता है वो? 1.5 लाख रुपए का मिलता है ना। हम वो ड्रोन, अपने इतनी टेक्नोलॉजी है, मोटर नहीं है हमारे पास, फ्लाइट सिस्टम नहीं है हमारे पास, अभी भी बहुत सारी चीज़ें नहीं है। लेकिन वो सिर्फ बातों में बड़ी लगती हैं, अरे वाह भाई वाह क्या सीन है। लेकिन सब कुछ आ रहा बाहर से है अभी भी, सारे ब्लूप्रिंट बाहर के, सारी टेक्नोलॉजी बाहर की है।